हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया, स्थगित की गई सिंबल आवंटन की प्रक्रिया। सोमवार 2 बजे तक के लिए प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। तो वहीं हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए यह फैसला लिया गया। तो आपको बता दें कि कोर्ट ने चुनाव लड़ने पर रोक फिलहाल अभी लगा दी है। तो 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम वाले लोगों पर रोक है। निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की। हाईकोर्ट के सामने आयोग के वकील ने अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट से स्थिति स्पष्ट का भी आग्रह किया। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे, जहां 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम वाले लोगों पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दी थी, जिस पर हाईकोर्ट के सामने आयोग के वकील अपना पक्ष अब रखेंगे। हाईकोर्ट से स्थिति स्पष्ट करने का भी आग्रह वो करेंगे। तो उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 2 जो वोटर लिस्ट हैं, 2 जगह पर अगर उनका नाम पाया जाता है वो फिलहाल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके लिए अभी फिलहाल सोमवार तक के लिए 2 बजे तक के लिए प्रक्रिया को पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया है। तो हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया, जो हाईकोर्ट ने चुनाव लड़ने पर रोक फिलहाल लगाई है। तो 2 जगह वोटर लिस्ट में जिनके नाम होंगे उन पर ये रोक लगी रहेगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दीपिका भंडारी हमारे साथ जुड़ी है। दीपिका, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन के लिए कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, अभी चुनाव स्थगित रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए पूरा मामला जो है टीवी में भिलाना एक जगह है, ग्राम पंचायत, जो ये पूरा मामला जो उपजता है, इसमें जो भाजपा की प्रत्याशी हैं वो जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव में उठती है। ऐसे में कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं और इसके साथ तमाम ऐसे याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने इससे उंगली उठाई थी, क्योंकि जो ये ग्राम पंचायत है सदस्य से जो चुनाव लड़ रही है, इनका नाम जो है वो नगर निकाय में भी है, यानी कि देहरादून नगर निगम में चुनाव के दौरान उन्होंने यहाँ पर भी वोट दिया था। और ऐसे में अब वो गाँव में जाकर, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ रही है। इसको लेकर जो है याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में। और इसके बाद जो राज्य निर्वाचन आयोग है उन्होंने भी पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। उनका ये कहना था राज्य निर्वाचन आयोग का कि अगर किसी का वोटर लिस्ट में नाम नगर निकाय शहर दोनों में होता तो चुनाव लड़ सकता है। इसके खिलाफ जो है याचिका दायर की गई थी। ये मामला जो हाईकोर्ट पहुंचा, अब जो है हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। कल सोमवार को 2 बजे इस पर सुनवाई होनी है। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए सिंबल आवंटन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, क्योंकि 2 बजे सुनवाई होनी है। उसमें क्या कुछ फैसला आता है, इससे पहले निर्वाचन आयोग जो है वो चिन्ह जो बांटे जाते हैं प्रत्याशियों को, उसका जो आवंटन है वो नहीं करेगा। 2 बजे सुनवाई होने के बाद क्या कुछ फैसला हाईकोर्ट लेता है इस मामले को लेकर, 2 जगह वोटर लिस्ट को लेकर, उसके बाद जो है राज्य निर्वाचन आयोग आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू करेगा। फिलहाल सबकी नजर जो है कल दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट पर होगी कि आखिर क्या कुछ सुनवाई हाईकोर्ट में होती है। बिल्कुल दीपिका, लेकिन देखिए इससे पहले लगातार जो इलेक्शन कमीशन पर बहुत सारे आरोप उठाए जा रहे थे, विपक्ष के जरिए बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन कोर्ट के फैसले से विपक्ष अब खुश नजर आ रहा होगा। जी बिल्कुल, देखिए जब हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के इस जो पत्र स्टे लगाया था, तो उसके बाद जो है विपक्ष कहीं ना कहीं खुद नजर आया था। हमने देखा कि सोशल मीडिया जितने विपक्षी के दल के, यानी कि कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता हैं वो जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो आदेश जारी किया जा रहा है, उसको स्टे लगाया गया था, उसको लेकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे और खुशी जाहिर कर रहे थे कि चलो कम से कम न्यायपालिका जो उनकी सुनी सरकार नहीं सुन रही है या राज्य निर्वाचन आयोग नहीं सुन रहा है, कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर उनको भरोसा है। और जब ये केस लगता है तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल खुश होते हैं। अब जो है विपक्षी दल इसी पे उनकी निगाहें टिकी हुई है कि जो भाजपा नेत्री निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, उनका जो वोटर लिस्ट में नाम शहर में भी है, यानी कि देहरादून नगर निगम में भी है, उन्होंने वोट दिया था। और अब उनको इंतजार है कि उनका जो नामांकन है वो कब रद्द होता है, क्योंकि एक तरह से हम कहेंगे ये फ्रॉड हुआ है। अगर उन्होंने जो अपने दस्तावेज जो उन्होंने पेश किए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात छुपाई कि उनका जो नाम है नगर निगम में भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्षी दल ये इंतजार कर रहा है कि कब हाईकोर्ट फैसला सुनाता है और जो भाजपा नेत्री का नामांकन है उसे रद्द करता है। बिल्कुल दीपिका, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदेश सरकार का दलाल बताया। सूर्यकांत धस्माना ने ये बयान हाईकोर्ट के आदेश को लेकर दिया, जिसमें कोर्ट ने ये ऐसे प्रत्याशियों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है जिनके नाम स्थानीय नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों जगहों की मतदाता सूचियों पर दर्ज किए गए हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष के बयान पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अब लोकतंत्र और भाषा की मर्यादा भूल चुके हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग है सरकार का दलाल। सूर्यकांत धस्माना के बयान पर मचा बवाल। भड़की बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा। हताश कांग्रेसी भूल चुके हैं भाषा की मर्यादा। नैनीताल हाई कोर्ट ने ऐसे प्रत्याशियों के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है जिनके नाम स्थानीय नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों जगहों की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं। कोर्ट ने 2 मतदाता सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने को पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन बताया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले को राज्य सरकार के मुंह पर करारा तमाचा बताया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कोर्ट के फैसले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पर अमर्यादित बयान दे दिया है। धस्माना ने राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदेश सरकार का दलाल बताया है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कोर्ट के फैसले के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कोर्ट के फैसले के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो राज्य सरकार उन्हें बर्खास्त करे। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष के बयान पर बीजेपी आग बबूला हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि जनता से बार बार नकारे जाने के बाद बौखलाए कांग्रेस के नेता अब संवैधानिक संस्थाओं पर अमर्यादित बयानबाजी पर उतर आए हैं। ऐसा करारा चांटा मारा है भाजपा के सरकार के गाल में, और राज्य निर्वाचन आयोग जो कठपुतली बना हुआ है, और मैं तो अब कहने से चूकूंगा नहीं, दलाल बना हुआ है सरकार का। क्या है राज्य निर्वाचन आयोग? किस तरह का आपने आदेश किया? पंचायती राज अधिनियम के खिलाफ आपने आदेश कर दिया। क्या आप नामांकन ऐसे लोगों का कैंसिल नहीं करेंगे जो 2 जगह जिनके वोटर लिस्ट में नाम है? और उसके बाद हाईकोर्ट आपको स्टे दे रहा है, तत्काल सुशील कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर सरकार ने ये बेईमानी नहीं करवाई उनसे, तो सरकार को चाहिए कि उनको सैक करें। लेकिन जिस तरह से शब्दों का उपयोग कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और न्यायालय का जो भी आदेश होता है उसका सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन प्रदेश के अंदर कोई भी चुनाव संपन्न होता है या कराया जाता है तो उसकी समुची जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है, और वो बखूबी इस काम को कर रहे हैं। न्यायालय का जो आदेश है उसको भी निर्वाचन आयोग उसको देख रहा है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना और इस तरह अनर्गल बयान देना, तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पर लगातार निशाना साध रही कांग्रेस को हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार पर हमलावर होने का एक और मौका मिल गया। लेकिन सरकार पर निशाना साधते साधते कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष के राज्य निर्वाचन आयोग पर अमर्यादित बयान को लेकर बीजेपी ने जवाबी हमला बोल दिया है। देखना होगा कि पंचायत चुनाव नजदीक आते आते सियासी बयानबाजी में मर्यादा की सीमाएं और कितनी लांघी जाती हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई, जिसके तहत अब तक 100 से अधिक ढोंगी बाबुओं को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं जो भगवा चोला धारण करके लोगों से ठगी करने का काम करते थे, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह अभियान लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस अभियान को और व्यापक रूप से चलाया जाएगा। पिछले 2 दिनों में ही 100 से अधिक ऐसे छद्म वेशधारी कालनेमी पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं, और इस अभियान को और व्यापक रूप से चलाया जाएगा, क्योंकि देवभूमि है। देवभूमि में आस्था से खिलवाड़ करने वाले, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले, सनातन को नुकसान करने वाले, अपनी पहचान छुपाकर छद्म वेशधारियों को बेनकाब करने का अभियान है, उनको बाहर निकालने का। तो देहरादून में ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई जारी है। अभियान के तीसरे दिन अलग अलग थाना क्षेत्रों में साधु संतों के वेशभूषे में घूम रहे 34 ढोंगी बाबुओं को दून पुलिस ने कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया। ऑपरेशन कालनेमी के तहत दून पुलिस ने 3 दिनों में 82 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। तो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले ढोंगी बाबुओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं एसएसपी देहरादून लगातार मॉनिटरिंग भी इस पूरे मामले में करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो वही ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस की फर्जी संतों और बाबाओं पर कार्रवाई जारी है। हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत 60 से ज्यादा फर्जी बाबाओं को पकड़ा है। ये लोग साधु का वेश धारण कर आम जन को गुमराह कर रहे थे। वहीं एसएसपी रमेंद्र सिंह डोवाल ने कहा कि हरिद्वार की धार्मिक गरिमा से कोई समझौता नहीं होगा। तो वही कांवड़ मेले से पहले पुलिस का ये सख्त संदेश है कि फर्जीवाड़ा हरगिज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के जो कानून के अभियान है उसके तहत हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई की है। आगे क्या प्रोग्राम है हरिद्वार सर, क्या आप देते हैं? ऑपरेशन कालनेमी में कल करीब 50 से ऊपर कालनेमी को हम लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। आज भी यह अभियान पदस्थ जारी है। अब तक करीब 10 से ऊपर कालनेमी हम लोगों के द्वारा चिन्हित किए गए हैं। इसमें 7 से ऊपर हिरासत में लिया गया है, बाकी अन्य से साथ पूछताछ की जा रही है। मुझे उम्मीद है आज शाम तक इसमें और बढ़ोतरी होगी। सर, कांवड़ यात्रा पे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ढोंगी लोग हैं हर अपने काम करते हैं कांवड़ियों को। देखिए, बिल्कुल सही बात है। कांवड़ जैसे बृहद आयोजन में, इतने बड़े आयोजन में इस प्रकार के जो ढोंगी लोग हैं, जो बाहरी आवरण अपना चेंज करके लगातार लोगों को ठगने का, चोरी चकारी इस तरह की घटनाएं करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करना और उन लोगों को, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो भी आहत होती है। कई जिसके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जो चोरी चकारी या इस तरह की, वो उससे कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको जो सामाजिक व्यवस्था है उससे अलग करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टास्क है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर एक ऑपरेशन कालनेमी बोला है, चलाया है, उसको हम लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं और इसके अच्छे रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सभी कांवड़ यात्रियों का हरिद्वार में स्वागत है, उनके स्वागत में किसी प्रकार की कोई कसर ना हो। हरिद्वार पुलिस भी इस जो नारे को लगातार फॉलो कर रही है। ऐसे लोग जो हरिद्वार में आए हैं, कानून व्यवस्था का अच्छे तरह से पालन कर रहे हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए साथ में लंबी दूरी तक लोग पैदल यात्रा में जाते हैं, यहाँ से जल लेके जाते हैं, उनको कोई डिहाइड्रेशन ना हो, उसके लिए जूस वगैरह, पानी, फल वगैरह की व्यवस्था हम लोगों के द्वारा की जाती है। इसमें यहाँ के गणमान्य व्यक्ति लोग जो हमारे हैं, उनका भी सहयोग इसमें लगातार मिलता है। उन लोगों के सहयोग से सभी लोगों का स्वागत करते हैं। देखिए, जो ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है, कुछ घटनाएं पिछले दिनों में सामने आई थी जिसमें हरिद्वार पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाइयाँ की गई हैं। अगर इस प्रकार की कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेता है और कानून व्यवस्था को चुनौती देता है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस की जाएगी। आज भी 10 लोगों पर कार्रवाई की, तो फर्जी संतों को पकड़ा गया। और वही बात करें, आज संतों द्वारा जो है कांवड़ियों को पुष्प वर्षा और उनको फूल और बिस्किट वर्षित किए गए। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन सर। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हथीबड़ कला कैंप कार्यालय में पूर्व सैनिकों के साथ बैठक की। बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री ने पूर्व सैनिकों से हरेला पर्व के पौधारोपण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। तो वहीं गणेश जोशी ने कहा कि इस बार हरेला पर्व के अवसर पर पूर्व सैनिकों प्रदेश भर में 2 लाख से अधिक पौधों का रोपण करेंगे। तो वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के इस पारंपरिक पर्व को सांस्कृतिक पहचान से जोड़ने के साथ ही इसे हरियाली और पर्यावरण जागरूकता का सशक्त माध्यम भी बनना है। तो चलिए आगे बढ़ते, जहां बीजेपी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के 4 वर्ष के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर लगाम की बात कही, तो बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि सीएम धामी 4 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार में शामिल 200 से अधिक लोगों को जेल भेजने का काम कर चुके हैं। तो इसके लिए सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया जा रहा है। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए उत्तराखंड में न भ्रष्टाचारी रहेगा न भ्रष्टाचार होगा, इस सिद्धांत के साथ कार्य कर रहे हैं और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कृत संकल्पित हैं। और उनके द्वारा भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए जिस तरह से उनके इस जो कार्यकाल 4 साल का जो कार्यकाल उनका पूरा हुआ है, उस कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है और 200 से अधिक लोगों को लगभग जो भ्रष्टाचार में लिप्त कहीं ना कहीं पाए गए, उनको जेल में डालने का काम किया गया है। नकल माफियाओं को जड़ से समाप्त करने का काम किया गया है। पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 25,000 से अधिक नौजवान बेरोजगारों को रोजगार, सरकारी रोजगार देने का काम किया गया है। तो निश्चित रूप से इस सराहनीय कार्य के लिए अगर कोई संस्थाएं और धार्मिक संगठन
और जो भी लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, एक बहुत ही सराहनीय लोगों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। खादी आश्रम के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैनर लगाने को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस का कहना है कि गांधीवादी संस्थानों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस आरोप पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा एक ही परिवार के इर्द गिर्द राजनीति करती है। गांधी की पदवी को भी हड़प लिया। ऐसे में लोगों को नैतिकता का कोई अधिकार नहीं बचा। उन्होंने कहा कि गांधी आश्रम में अगर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है तो वो एक संवैधानिक पद है और उस नाते उनका चित्र लगाया गया है। देखिए, कांग्रेस जो हमेशा परिवारवाद पे जिन्होंने राजनीति की है और गांधी की पदवी जिन्होंने पूरी छीन ली और गांधी के नाम से अब वो पूरा परिवार चला रहे हैं, उनको इस बात पे कहने कोई औचित्य नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक दायित्वों की पूरी तरह से निर्वहन करती है और गांधी आश्रम में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की फोटो लगाई गई है तो निश्चित रूप से एक संवैधानिक पद पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उस नाते प्रधानमंत्री की फोटो लगती ही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि गांधी जी की फोटो न लगी हो और प्रधानमंत्री की लगी हो। उत्तराखंड में बढ़ती नशाखोरी को लेकर अब आम से लेकर खास लोग भी चिंतित होते नजर आ रहे हैं और इसी चिंता को लेकर धर्मपुर क्षेत्र में भाजपा विधायक विनोद चमोली ने अपने विधानसभा क्षेत्र में नशे के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की, जहां विधायक विनोद चमोली का मानना है कि अभी तक के प्रयासों में कहीं न कहीं खामियां रही हैं, जिस कारण राजधानी में नशे का कारोबार दिनों दिन फूलता हुआ नजर आया। जिसमें हमारे यहाँ मद्रासी कॉलोनी है, ऐसे हमारे यहाँ जो दक्षिण रेस कोर्स में सी ब्लॉक का कुछ हिस्सा है जहाँ पर इस तरह का गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं। इसी तरह मथुरावाले में जैसे हमारा सपेरा बस्ती है, वो तो बहुत ही बदनाम था इस काम के लिए। कल हम लोगों ने वहाँ पर एक अभियान चलाया है, वहाँ पर कुछ लोगों की पकड़ की है। तो ये पूरा अभियान मेरी विधानसभा के अंदर अभी अब ब्रह्मपुरी में हम ये करने वाले, ब्रह्मपुरी में भी चल रहा है, लोहिया नगर ब्रह्मपुरी भी हमारे टारगेट पर है, सुभाष नगर हमारे टारगेट पर है। तो जो भी ये जिस तरह का जहाँ भी नशे का कारोबार है, इस सब पर हमने एक अभियान छेड़ा हुआ है और बहुत बड़े स्तर पर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और पुलिस बहुत मुस्तैदी से जो नशे के व्यापार में लिप्त हैं उनको पकड़ रही है। और मैं लोगों से भी अपील कर रहा हूँ कि जिस किसी के पास कोई नाम हो जो नशे का व्यापार करता हो, उसकी नॉलेज में अगर हो तो हम तक बता दें या संबंधित थाने या चौकी को बता दें, ताकि हम लोग उन तक पहुँच सकें और वहाँ पर नशे से उस क्षेत्र को मुक्त करा सकें। आगामी 13-14 सितंबर को रामनगर में अखंड राजपूताना सेवा संघ की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के पहले दिन राजपूत बिजनेस समिट का आयोजन किया जाएगा, जबकि दूसरे दिन समाज में अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को आज का कर्मवीर सम्मान से सम्मानित भी किया जाएगा। तो वहीं 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। उत्तराखंड में 13 और 14 सितंबर को हम राजपूताना बिजनेस समिट और आज का कर्मवीर अवार्ड करने जा रहे हैं। 13 तारीख को राजपूताना अवार्ड होगा, 14 तारीख को आज का कर्मवीर अवार्ड होगा। राजपूताना अवार्ड में सिर्फ राजपूतों का को उसमें रिकग्नाइजेशन मिलेगा जो बिजनेसमैन है, लेकिन कर्मवीर में जिन्होंने अपने कर्म से इस हिंदुस्तान में अपना स्थान पाया है उन लोगों को रिकग्नाइज किया जाएगा। अभी तक हमारे फोरम से 8 पद्मश्री, 3 पद्मभूषण, 2 द्रोणाचार्य अवार्डी और 4 अर्जुन अवार्डी भी हमारे यहाँ अवार्ड ले चुके हैं। कई इंटरनेशनल लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इंग्लैंड से करते हैं, अमेरिका से करते हैं, जर्मनी से करते हैं, गल्फ से करते हैं। उन लोगों को भी रिकग्नाइजेशन हम लोग देने का काम कर चुके हैं। तो अगली खबर विकासनगर से है, जहां सहसपुर कोतवाली पुलिस ने लगभग 7 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं सेलाकुई पुलिस ने भी नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। तो एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। खबर विकासनगर से है, जहां कालसी वन प्रभाग की चौहटपुर रेंज पर 12 फीट लंबे किंग कोबरा सांप का रेस्क्यू किया गया। किंग कोबरा होरावाला के रजौली इलाके स्थित एक घर में छिपा मिला था, जिसे पकड़ने पहुंची वन विभाग की टीम को काफी मशक्कत इस दौरान करनी पड़ी। तो वहीं वन विभाग की टीम ने कोबरा का रेस्क्यू करने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया। तो चले कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में इन दिनों विभिन्न प्रकार की आकर्षक कांवड़े लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। ऐसी एक अनूठी कांवड़ देखने को हमें मिली, जहां ऑपरेशन सिंदूर
कावड़। ये कावड़ हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों और ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य को समर्पित की गई। श्रद्धालुओं ने इस कावड़ को देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम बताया। सेना वाली कावड़ क्यों लेके जा रहे हैं? ये मेरे मन में आगे थे कि कुछ अलग करके देते हैं, इस बार थोड़ा सा आर्मी को डिटेक्ट करेंगे ये वाली कावड़, तो इसलिए आर्मी के लिए हम लेके आए, एयरफोर्स आर्मी और आर्मी को। जो घटना हुई थी, हाँ बिल्कुल उसी के लिए लेके जा रहा हूँ कि थोड़ा सा उनकी यादों में, अपने बेकसूर लोग अभी एक्सपायर हुए, अपनी आर्मी भाइयों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिलाया, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल बनाया, तो उन्हीं की याद में थोड़ा सा ये लेके जा। कहाँ से कहाँ जाएंगे? मैं दिल्ली द्वारका पालम जाऊंगा। कावड़ यात्रा के बीच हरिद्वार में एसडीआरएफ टीम कावड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है। जहां एसडीआरएफ टीम ने हरिद्वार में डूब रहे एक कावड़ियों को बचाया। पानी की तेज बहाव में कावड़ियों को बहता देख एसडीआरएफ जवानों ने तेजी दिखाते हुए गहरे पानी में कावड़ियों को बाहर निकाला। कावड़ियों से बार बार गहरे पानी में नहीं जाने की अपील भी इस दौरान लगातार की जा रही है, लेकिन कुछ कावड़िए अपील को अनसुना कर रहे हैं, जिससे उनकी जान में लगातार खतरे में बनी हुई है। तो वही कावड़ यात्रा को देखते हुए दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर पुलिस प्रशासन ट्रैफिक का डायवर्जन कर रही है। तो रुड़की के नागला इमारती से तमाम यातायात को लक्सर की तरफ मोड़ दिया गया है। यातायात डायवर्जन के साथ ही मुख्य पॉइंट पर पुलिस की ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तो वही मंगलौर से लश्कर और हरिद्वार तक 2 दर्जन से अधिक पुलिस ड्यूटी पॉइंट बनाए गए हैं। हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लेकर कावड़ यात्रा ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों से खास बातचीत की। कावड़ मेले ने रफ्तार पकड़ ली है। भारी यातायात के घनत्व को देखते हुए आज रुड़की के नगला इमारती से डाइवर्जन कर दिया गया, यानी कि रूट का डाइवर्जन कर दिया गया। हम मौजूद हैं मुख्य पॉइंट पर, आप देख सकते हैं यहाँ ये दिल्ली से जो यातायात, जो कावड़ यात्रा दिल्ली से आ रही है, उन सबको लक्सर की तरफ को डाइवर्ट कर दिया गया। और इस मुख्य पॉइंट पर एक डिप्टी एसपी और कई इंस्पेक्टर तथा कुल मिलाकर के 30 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो 24 आवर्स ड्यूटी करेंगे। मौजूद पुलिसकर्मियों से बात भी करेंगे, क्योंकि हमारे साथ में डिप्टी एसपी नरेंद्र भाई हैं। नरेंद्र जी, ये बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर आप खड़े हैं और अभी आज से डाइवर्जन कर दिया गया, क्या लगता है सवेरे से कितना है यातायात का घनत्व, कैसा है? देखिए, यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके लिए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर यहाँ से इस पॉइंट से डाइवर्जन किया जा रहा है बड़ी गाड़ियों का, छोटी गाड़ियों का डाइवर्जन नहीं किया जा रहा है। जो कांवड़ियों के भक्तजनों के बड़े वाहन हैं जिनको पार्किंग में डाला जाना है, उनको यहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है और लगातार जैसे जैसे बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको भेजा जा रहा है। जैसे इस बार भी सुनने आ रहा था कि डीजे वगैरह, अभी लगता है कि अभी बड़े बड़े डीजे आ रहे हैं, उनके लिए क्या निर्णय लिया गया इस बार? देखिए, जो भी नियम कानून है और MV एक्ट के नियम है और वाहनों को मॉडिफाई ना करने के नियम है, उसी के प्रावधानों के अंतर्गत जो भी चीज़ की जाएगी, तो नियम जो कानून बने हुए हैं उनका पालन करते हुए जो गाड़ियाँ चल रही होंगी उनको थ्रू किया जाएगा। बाकी सभी को नोटिस दिए गए हैं कि उनको अपनी गाड़ियों को सही कर लें और निर्धारित जो ऊंचाई है उसको बना लें। कावड़ यातायात के साथ में जो सामान्य यातायात है, खासतौर पर जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें भी आपको देखना पड़ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कावड़ का जो यातायात है ज़्यादा आ जाएगा और फिर सामान्य यातायात को किसी दूसरे रास्ते संपर्क मार्ग से निकाल लें। देखिए, अभी तक तो ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन हमने जो लोकल लोग हैं उनसे अपील भी की है कि कम से कम 4 व्हीलर का प्रयोग करें। जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनको लगातार थ्रू कराया जा रहा है और जो भी लोग। तो चलिए, एक बड़ी अपडेट हरियाणा के नूंह जिले से सामने आ रही है, जहां इंटरनेट और बल्ब SMS सेवाएं निलंबित कर दी गई है। 13 जुलाई रात 9 बजे तक के लिए ये निलंबित की गई सेवाएं। आपको बता दें कि 14 जुलाई रात 9 बजे तक इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद रहेंगी। बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज से जुड़ी SMS सुविधा भी यहां पर फिलहाल लेकिन जारी रहने वाली। कानून व्यवस्था के सुचारू प्रबंध के लिए यह आदेश जारी किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की हरियाणा के नूंह से सामने आ रही है, जहाँ आपको बता दें कि इंटरनेट और बल्क SMS की सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं और ये 13 जुलाई रात 9 बजे से की जाएंगी, जहां 14 जुलाई रात 9 बजे तक के लिए ये निलंबित रहेंगी। तो आपको बता दें 24 घंटे का समय रहेगा। बैंकिंग मोबाइल रिचार्ज से जुड़ी सुविधा फिलहाल जारी रहने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त ही हरियाणा के नूंह से सामने आ रही है, जो इंटरनेट और बल्क SMS सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि 24 घंटे के लिए ये सेवाएं निलंबित की गई हैं, यानी कि 13 जुलाई से रात 9 बजे से 14 जुलाई रात 9 बजे तक के लिए इस सेवाओं को स्थगित किया गया है।
इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।